नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे गंगालूर के हिरोली चौक से। काबड़ गांव तक बनी डामरीकरण सड़क की हालत बेहद खराब है। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब रही कि जगह जगह गड्ढे और डामर उखड़ गए हैं। हर खबर की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में बनी सड़कों में 1 किलोमीटर ही 40-50 से ज्यादा गड्ढे पाए गए। रिपोर्ट देखिए। गंगालूर के हिरोली चौक से काबड़ गांव तक बनी डामरीकरण सड़क की हालत बेहद खराब है। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब रही कि जगह जगह गड्ढे और डामर उखड़ गए हैं। हर खबर की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में बनी सड़कों में 1 किलोमीटर में ही 40 से 50 से ज्यादा गड्ढे हैं, जिससे साफ है कि निर्माण में घटिया सामग्री की लापरवाही बरती गई, जिससे आप भी समझ सकते हैं कि ठेकेदार और निरीक्षण अधिकारियों की मिलीभगत में कावड़ गांव की सड़क को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं में भी सड़क के लिए भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार या पंचायत की होती है और आमतौर पर ग्राम सभा की मंजूरी, भूमि मालिक की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन ठेकेदार की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अधिकारी के बयान से आप भी समझ सकते हैं कि कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क मांगोली है जिसमें से पितापारा हुआ, पितापारा हुआ, मेटापाल हुआ, गैटापारा। अच्छा, जो ऑनगोइंग रोड्स हम कितना आप अभी अगर बात कर रहे हो, जैसे ऑनगोइंग रोड है, ऑनगोइंग रोड में आपको जितना मेजरमेंट के हिसाब से उतना आपको मिलेगा, और नहीं है तो ये ऑनगोइंग रोड्स हैं जो है कंप्लीशन तो हुआ नहीं है ये अभी। अगर कुछ जगह अगर कमी पाई भी गई है तो उसको सुधार किया जाएगा। सर, अगर ऐसा किसी को आपत्ति है तो जरूर कार्रवाई, जो संबंधित ठेकेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। निजी विभाग को देखिए, ठेकेदार जो है अगर सहमति है लोगों की तो वहां से मिट्टी निकाल सकता है, अगर नहीं है उसको वहां से नहीं निकालना चाहिए। इसमें विभाग को भी इंश्योर करना चाहिए वो चीजें। अगर पाया जाती तो इसमें क्या कार्रवाई होती है सर? संबंधित ठेकेदार सब इंजीनियर्स के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बस अभी तो फिलहाल नियत निर्णय आपने ये रबर कितने % हो गया मेरा 21 तक ऑन हुई है। जैसे किसी में मिट्टी हुआ है, किसी में मुरुम हुआ है, इस टाइप के मिट्टी मुरुम वाले सर, मुरुम वगैरह या मिट्टी बाहर के कहीं से लाकर के डालना है तो वहीं का निकाल के डालना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जहाँ से मिट्टी मिल रही है आप मिट्टी ला के डाल। जहाँ जितना लंबा रोड बना है उसी के बाजू में खोद के बस मिट्टी आपको मिलनी चाहिए, आप डाल सकते हैं। लीड जैसे इसमें वो होता है, लीड अगर जैसे मान लो किसी का जमीन पट्टे का फंस रहा है, उसमें परमिशन या उसको मुआवजा से कुछ है क्या? नहीं, मुआवजा की कुछ नहीं होता, फिर भी खोद सकते हैं उसके अनुमति बिना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बीजापुर जिला के गंगालूर क्षेत्र में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये वही सड़क है जिस सड़क में मैं खड़ा हूँ। कुछ साल पहले इस क्षेत्र में कदम रखना इतना कठिन थी कि जिन क्षेत्रों में आज सुरक्षा जवानों के माध्यम से इन क्षेत्रों में विकास यहाँ के लोगों को मंगू पुणे। ये कौन सा पहाड़ है? दफर। अच्छा, जो सड़क बना है ये कहाँ से कहाँ तक बना है? यहाँ से वो यही पे दफर पूरा घुमा है। ये जो मिट्टी को जो जमीन आपका है बता रहे थे, क्या है? मेरा है। पैसा मिला? नहीं मिला। बनने से पहले आप बोले नहीं मेरे जमीन में नहीं खोदना? बोल के देखा, मानी नहीं। क्या बोले? गड्ढा मत खोदना बोल। वो क्या बोले? झाड़ू मत गिराना बोला। ठेकेदार क्या बोले? ठेकेदार भी है, फिर पुलिस भी है। क्या बोले वो लोग? रोड में बंद नहीं करना है। हाँ, पट्टे का जमीन है, पट्टा का है। रोड जितना बना पूरा इधर साइड से खोद। आपका कितना डिसमिल? ये नहीं खोदा है। अच्छा, खेत में भी खोद डाले। आपका कितना ये है 2 पट्टा है, वो मेरे को मालूम नहीं। इस प्रकार सड़क की हालत बेहद खराब है, जहां जगह जगह गड्ढे और डामर उखड़ गया है। सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। अब देखना ये भी होगा कि इस भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारी क्या कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और आगे बढ़ेंगे जहां बीजापुर गंगालूर के कुल 6 संकुल के शिक्षकों द्वारा बालिका
जो है पेड़पा के बीट में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत बालिकाओं के नामांकन छात्राओं और अभिभावकों का स्वागत जैसे आयोजन किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक बालिकाओं को स्कूल के जोड़ना और इसी के साथ साथ नामांकित बच्चों को नामांकन सुनिश्चित करना और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस बीच आपको बता दें कि क्षेत्र के सभी ग्रामवासी समेत सरपंच पायल हेमला, पूर्व सरपंच कलमू राजू, उप सरपंच नरेंद्र हेमलता और संकुल प्राचार्य अर्धवर्धन शर्मा समेत शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। आपको बताते चले कि इस तरह के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में पूरे राज्य और देश में बच्चों के नामांकन, ड्रॉप आउट रोकने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संकुल 6 संकुल हैं टोटल और पूरे टीचर 40 टीचर और बच्चे 700-800 बच्चे करीब आ गए हैं। उनका शाला प्रवेश उत्सव हम लोग मना रहे हैं। शाला प्रवेश उत्सव का इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बच्चे जब पहली बार आते हैं स्कूल तो स्कूल आने के लिए घबराते रहते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं फूल मालाओं से, मिठाई खिलाकर, तो बच्चे स्कूल का भय उनसे दूर रहे। इसलिए हम शाला प्रवेश उत्सव को मनाते हैं, जिससे स्कूल और जो भय रहता है स्कूल में आने का वो दूर हो जाए। और हम ऐसे वातावरण विकसित करना चाहते हैं स्कूल में कि बच्चे जो अपने घर में जो माहौल रहता है उसी प्रकार उनको वातावरण मिले और उनका भय दूर हो और बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर सकें। यही हमारा महत्व है और हम यही कामना करते हैं और ग्रामीण जन से भी यही अपेक्षा करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनके उज्जवल भविष्य बनाएं। यही हमारी कामना है। और आगे बढ़ेंगे जहां दुर्ग के धमदा विकासखंड स्थित ग्राम खपरी के ग्रामीणों ने दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचकर खपरी ग्राम में उद्योग विभाग को दी जाने वाली भूमि का विरोध किया गया। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में किसी भी प्रकार की फैक्ट्री के लगने से गांव में प्रदूषण की बढ़ोतरी होगी, जिससे बच्चों के साथ साथ वहां पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हम सभी ग्राम खपरी के लोग इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं और फैक्ट्री के खिलाफ लगातार विरोध करते रहे। हम लोग ग्राम खपरी पोस्ट कुम्हारी से आए हुए हैं। हमारी जो ग्राम पंचायत है उसकी जो चारागाह की जो भूमि है 634/1 उसको उद्योग विभाग के जरिए से जो सीडीएल कंपनी है वो मांग कर रही है। हम गांव वाले उसमें आपत्ति कर रहे हैं कि हमको जो उद्योग बैठाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट की जमीन को हमको नहीं देना। क्यों उद्योग लगने वाला है वहाँ मैम एक कलेक्टर के हिसाब से जो ज्ञापन हमको मिला है ग्राम पंचायत में उसमें एथेनॉल प्लांट का जिक्र किया गया है। जमीन की आप बात करें वो जमीन कितने हेक्टेयर में है और उस जमीन का ग्रामीणों के द्वारा क्या उपयोग किया जाता है? मैम वो करीबन हेक्टेयर तो 16 एकड़ के आसपास वो जमीन है। उसमें चारागाह के लिए उसको हम और मुक्ति धाम की कुछ के लिए उसको यूज करते हैं। क्या लगता है अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, उस जगह पर फैक्ट्री लग गई, कितना नुकसान होगा गाँव के लोगों को या कितना फायदा होगा? मैम इसमें फायदा तो कुछ नहीं होगा, इसमें गांव का ही नुकसान होगा, क्योंकि आज तक सभी को पता है कि औद्योगिक क्षेत्र न किसी गांव ग्रामीण वासी का उसमें किसी का विकास हुआ है ना। उसमें जो भी वहाँ के छोटे बच्चे हुए हैं जो जिसको उद्योग विभाग से प्रदूषण से बहुत ऐसी जो उद्योग से होने वाली नुकसान है उससे नुकसान ही नुकसान हुआ है। उसमें कोई लाभ का उसमें रहता ही नहीं कुछ। मेरा नाम सूर्य प्रकाश खरे है। मैं ग्राम खपरी कुम्हारी से आया हूं और मैं जागृति ग्रामीण विकास समिति का सचिव हूं, जो इस विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा हूं और ज्ञापन देने आया हूं। दीदी बतावे आज काबा राहो भारी संख्या में का चीज के विरोध करो? हमारे गांव में कोई नया फैक्ट्री लगने वाला है, ऊपर से बहुत बड़े नुकसान हुई। कहाँ पे लगने वाला है? दारू भट्टी के पास में। और बोला सरपंच खपरी ग्राम खपरी हरे क्या फैक्ट्री लग रही है और वो फैक्ट्री के नाम मोल नहीं आए लेकिन बोलेला लेकिन कोई जानकारी देते नहीं। और जानकारी देते नहीं, ऊपर से काफी नुकसान हुई
और से चाहत नहीं हमारे गांव वाले मन हा वो अच्छा बात नहीं है। छोटे छोटे बाल गोपाल हमन तो खाए कमाहन, हमार मन के मौत हो जाई तब ठीक है, लेकिन छोटे छोटे बच्चा मन के नुकसान हुई। वो फैक्ट्री लगे, वो फैक्ट्री में ना स्वास्थ्य खराब हुई, दिल की बीमारी हुई, मानसिकता ठीक नहीं रहा है, ये सब बहुत से प्रॉब्लम है। जानकारी मिली कि वहाँ फैक्ट्री लगने वाला है करके? अभी 2-3 बार हो गए, सब फोन कर थे सरपंच के पास। 2024 में भी जमीन मांग किया था और 2024 में केमिकल वाला फैक्ट्री है क्या? हाँ गैस निकालने वाला, गैस निकालने वाले। और ये दारू भट्टी में दारू निकला तो ओकर से तो कुछ प्रॉब्लम हुआ थे तब हम झेल लेथन, लेकिन अभी जो फैक्ट्री लगने वाले थे हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल बन के सरपंच और जनपद सदस्य जिला अध्यक्ष तक नहीं पहुँचाए अभी तक ये बात ला पहुँचाए बर तो हम सरपंच पंच सब पूरा गाँव वाटी सब पूरा आए हैं। पास ये रहे हो? विधायक के पास सरपंच पता नहीं, सरपंच गए हुई 2-3 बार आवाज उठी वजह से आए सभी निकाले। उमर भगवंती नाम है। आगे बढ़ेंगे जहां रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी चौधरी ने कहा कि कल पूरी दुनिया पीएम मोदी के नेतृत्व में योग पर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर योग दिवस मनाएगी। पीएम के प्रयासों से योग आधारित अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ की है। योग पर पीएम मोदी की पहल ये वैश्विक आंदोलन बनी। तो वहीं संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बीजेपी जिला से लेकर मंडल स्तर तक पूरे जोश के साथ योग दिवस मनाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जो विषय है वो योग दिवस कल हम जो आयोजित करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो ओकेजन है, उसी संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता पार्टी की ओर से आयोजित की गई है। इसमें आप सभी का अभिनंदन करता हूं मैं। और आप सभी को, जैसा कि संजय जी ने कहा और आप सबको विदित ही है कि 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और 2014 से ही इस विषय पर प्रयास हुआ कि योग को पूरी दुनिया योग को एडॉप्ट करे। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा है, उससे बड़ा मंच इस विषय को रखने के लिए नहीं हो सकता था। और 2014 में ही नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में इस विषय को रखा गया और दुनिया के 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। अनेकों इसमें मुस्लिम राष्ट्र, अनेकों ईसाई धर्म को मानने वाले राष्ट्र, सब ने इसका समर्थन किया और एक लाइफ स्टाइल के रूप में, एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पूरी दुनिया ने इसे अडॉप्ट किया। 177 कंट्री ने अडॉप्ट किया और 177 से भी ज्यादा देशों में आज योग को लोग जीवन शैली के रूप में लगातार अपना रहे हैं। योग का जो सबसे प्रथम रूप हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारी विरासत में जो दिखाई देता है वो आदि योगी शिव के रूप में दिखाई देता है। आदि योगी का जो मूर्त रूप है वो योग करता हुआ ही रूप साफ तौर पर हमको दिखाई देता है। महर्षि पतंजलि ने योग को एक पूरी तरह से साइंटिफिक स्ट्रक्चर दिया, एक वैज्ञानिक संरचना दी और पूरी दुनिया के सामने योग को प्रस्तुत किया। और ये आज नहीं, हजारों साल पहले ये सब चीजें हो रही थी हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में। भारतीय मूल्य, भारतीय परंपराएं कितनी वैज्ञानिक थी, कितनी दूरदर्शी थी, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण योग के रूप में भी हमको दिखाई देता है। और भारत किसी हजारों साल पुरानी परंपरा को पूरी दुनिया में जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा के माध्यम से 177 देशों के सहमति के साथ, उनके समर्थन के साथ जब अपनाया जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय मूल्य और भारतीय परंपरा को विश्व गुरु के रूप में जगत में प्रसारित करने का, पूरी दुनिया में प्रसारित करने का जो हमारा प्रयास है वो साफ तौर पर
स्वीकारोक्ति के रूप में दिखाई देता है। विश्व बंधुत्व का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हमारी संस्कृति के प्राण तत्व के रूप में बसता है और इसी रूप में हमको इस विषय को देखना चाहिए कि किस तरह से भारतीय परंपरा की ताकत को पूरी दुनिया ने अपनाया और ये सॉफ्ट पावर भारत का जो है उसे दिखाता है। भारतीय मूल्यों की जो स्वीकारोक्ति है, भारतीय मूल्यों की जो स्वीकारोक्ति है वो भारत देश के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए, पूरे जड़ और चेतन पूरी धरती के लिए भारतीय मूल्यों को अडॉप्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे पृथ्वी की उत्तर जीविता के लिए, पूरे पृथ्वी के सतत विकास के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर एंड पीस, विश्व व्यवस्था और शांति को स्थापित करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय मूल्य। उसी रूप में इसे देखना चाहिए। मोदी जी जब बात करते हैं पंचप्रण की, अन्य अपने विजन की जब बात करते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं विकास भी और विरासत भी। हमको विकास भी करना है और हमको अपने विरासत के श्रेष्ठ मूल्यों को सामने लेकर भी आना है। कोई भी देश गुलाम होता है, कोई भी समाज में जब गुलामी के बिंदु पड़ते हैं, कोई भी देश कमजोर होता है तो उसे उसकी संस्कृति से, उसकी परंपरा से, उसके विरासत से काट दिया जाता है, तभी वो गुलाम होता है, तभी उसका मनोबल गिरता है। चाहे हम मध्यकाल की बात करें, उस समय पर एक हताशा निराशा के भाव उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उस बीच में भी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जी जैसे लोग आए और हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति को पुनः समाज के सामने लाया और भारतीय समाज के आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए समाज को हताशा निराशा से बाहर निकालने का काम किया। अंग्रेजों ने भी, आप सबको पता है कि मैकाले जो आया था, वो जब आया यहाँ पर भारत में तो वो बहुत हाई सैलरी के साथ अंग्रेजों ने लाया था और उसकी विशेषता थी कि वो 15 महीना दिन में एक नई भाषा सीख सकता था। मैकाले इस तरह का व्यक्ति था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम भारत मैकाले को लेके आएंगे तो भारत में इतने प्रकार की भाषाएं हैं, इतने प्रकार की संस्कृति है, तो ये व्यक्ति अच्छे से अध्ययन करके हमको दे पाएगा कि भारत को लंबे समय तक कैसे गुलाम रखा जा सकता है। इसका रिसर्च पेपर बनवाने के लिए, इसका एनालिसिस करवाने के लिए मैकाले को लेकर आए थे। मैकाले 4 साल तक भारत में रहा तो उसको वायसराय ने एक बार कहा कि तुम तो कोई भी नई भाषा नहीं सीख रहे हो, तुमको 15 महीना दिन में नई भाषा सीख जाते हो। भारत में अलग अलग प्रकार की भाषा संस्कृति है और उसको तुम सीखोगे और उसके आधार पर रिसर्च पेपर बना करके दोगे कि हम कैसे लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाकर रख सकते हैं। इस पर्पज से तुमको लाए हैं, लेकिन तुम तो यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली, तुम अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, तो वायसराय ने कहा। तो मैकाले मुस्कुराते हुए बोलता था कि नो आई एम डूइंग माई जॉब प्रॉपरली, डोंट वरी। वो ऐसे ही बोलता था। और 4 साल भारत में रहने के बाद मैकाले जाकर ब्रिटेन में जाकर अपना पेपर प्रस्तुत किया और उसने लिखा कि अगर हमको भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना है तो हमको भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति सीखने की जरूरत नहीं है, हमको भारत में अंग्रेजियत सिखाने की और अंग्रेजियत थोपने की, हमारी संस्कृति की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। ये विचार था मैकाले जैसे व्यक्ति का और भारतीय संस्कृति को, भारतीय मनोबल को तोड़ने का काम अंग्रेजों ने किया था कि भारत को लंबे समय तक गुलाम रख सके। उस समय भी नवजागरण का समय आता है, राजा राम मोहन राय जी जैसे लोग सामने आते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी लोग जैसे सामने आते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के जैसे कवि सामने आते हैं और भारतीय परंपरा और संस्कृति के महत्व को दर्शाते हुए, भारतीय समाज के आत्मविश्वास को ऊपर उठाते हुए, भारतीय समाज को हताशा और निराशा से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी तरह से मोदी जी हमेशा कहते हैं विकास भी, विरासत भी, और उसी का एक बहुत बड़ा प्रतिफलन हमको योग के रूप में दिखाई देता है। योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी आत्मा को संयमित करने का, संतुलित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय को हमको अपनाने की बेहद जरूरत है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो आप सभी इस बात को मानेंगे कि एलोपैथी की जो चीजें हैं, जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, वो हम बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट की बात करता है। हमारे शरीर में हमारे
लीवर में, कि हमारे हार्ट में, कि हमारे ब्रेन में, कि हमारे किडनी में। कोई भी सिम्टम जब आता है, आप सभी जानते हैं, कोई भी सिम्टम आता है तब तक वो खराब हो चुका होता है, काफी हद तक परेशान हो चुका होता है, फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए हेल्थ में आज एलोपैथिक वेस्टर्न ट्रीटमेंट के स्थान पर वेलनेस का कॉन्सेप्ट अधिक जरूरी है, कि हम बीमार ही क्यों ना पड़े, इसके बारे में हमको सोचने की बहुत जरूरत है। और उस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हमारी संस्कृति के नेचुरोपैथी, योग जैसी चीजें हैं, नेचुरोपैथी जैसी चीजें हैं, उससे योग और नेचुरोपैथी जैसी चीजों से हम वेलनेस को इंश्योर कर सकते हैं और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं। इसलिए योग को अपनाना हर व्यक्ति के लिए मैं मानता हूं कि आज अत्यंत जरूरी है। भागम भाग भरी दुनिया में, तेज गति से चलती हुई दुनिया में, टेक्नोलॉजी प्रधान दुनिया में योग को अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने वेलनेस को इंश्योर कर सकें। स्वास्थ्य की दृष्टि से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, लोगों की औसत आयु तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आप भी देखेंगे कि आज से एक पीढ़ी, दो पीढ़ी पहले जो बचपन में डेथ हो जाती थी तो हो जाती थी, लेकिन जो व्यक्ति जिंदा रहता था लंबे समय तक, 80-90 की उम्र तक अच्छे से जिंदा रहता था, स्वस्थ परक ढंग से जिंदा रहता था। हालांकि कम उम्र में ज्यादा डेथ हो जाते थे छोटी छोटी बीमारियों का। आज हम लोग उम्र ज्यादा है लेकिन लाइफ स्टाइल डिसीज से सब लोग ग्रसित हैं। तो उम्र ज्यादा बढ़ा जरूर है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य जीते जीते भी अच्छा नहीं है। इस चीज को हम सभी महसूस करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से योग को अपनाना बहुत जरूरी है। और विशेष करके युवा भाई बहनों की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि आज इतनी फास्ट दुनिया है, रील्स की और क्लिप्स की दुनिया है। एक बार रील्स देखते हैं, क्षणिक क्षणिक हमारा तेज होता रहता है। उसमें न केवल हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, बल्कि जो हमारा कंसंट्रेशन पावर है वो भी हम खराब करते हैं। और आजकल बहुत सारे युवा भाई बहन ज्यादा बोलते हुए मिल जाएंगे कि हम याद तो करते हैं, भूल जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे मेरे को सवाल करते हैं कि हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये कहीं न कहीं हमारा कंसंट्रेशन पावर की कमी का कारण है और इसके लिए योग जैसी चीजों को अपनाना बेहद जरूरी है। तो इस विषय को रखते हुए मैं बात रखना चाहता था। और हमारी भारतीय जनता पार्टी योग के प्रति समर्पित है, भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों के प्रति समर्पित है और आज पूरी दुनिया इसे एडॉप्ट कर रही है। इस साल का योग का जो थीम है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इस थीम पर मनाया जा रहा है। पहली बार 2015 में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तो योग फॉर पीस एंड हार्मनी था, शांति और विश्व बंधुत्व हार्मनी के लिए, सामंजस्य के लिए ये मनाया गया था। इसे अलग अलग रूपों में किया जा रहा है। योग संगम, इसके लिए खास आयोजन आज देश में कल किया जाएगा। 10,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ योग का प्रदर्शन होगा, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। अनेक स्थानों पर योग पार्क की भी स्थापना की जा रही है। इसके अलावा युवाओं को कनेक्ट करने के लिए भी अनेक तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा है। 10 स्थानों पर देश में एक सप्ताह तक चलने वाला योग महोत्सव स्थापित किया जा रहा है, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक केंद्रीय समारोह के रूप में योग महाकुंभ के रूप में होगा। और योग के माध्यम से अनेक प्रकार के आर्थिक अवसर भी हमारे देश में और दुनिया में उपलब्ध हो रहे हैं। 20,000 करोड़ से अधिक की इकोनॉमी आज इस तरह के योग आधारित चीजों पर निर्भर है। एक अध्ययन के अनुसार 1 लाख से अधिक प्रमाणित योग शिक्षक दुनिया से 190 देशों में योग सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं। भारत में एक NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसके अनुसार 2.5 करोड़ लोग भारत में योग को नियमित रूप से अपना चुके हैं। आज मुझे लगता है कि इसे और बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। चुलबुलापन जिसकी हर